तो आज ह्यूमन मशीन इंटरफेसेस UI UX के नाम से जाना जाता है। प्रोडक्ट डिज़ाइनर दोनों ही हैं अपने अपने रिस्पेक्ट में। जैसे कि एक एनिमेटर भी एक प्रोडक्ट ही बना रहा है, चाहे वो एक कोई वीडियो या फिर कोई शॉर्ट फिल्म या कोई मूवी बना रहा है, वो भी एक प्रोडक्ट है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन करियर से वो यूएक्स डिज़ाइन करियर में मूव हो रहे हैं। डिज़ाइन डिग्री ज़्यादा मैटर करती है या एक अच्छा पोर्टफोलियो? डिज़ाइन ब्रीफ समझते कैसे हैं और सोचते कैसे हैं? दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का नए पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है कि आखिर एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर होता क्या है। क्योंकि देखा जाए तो जो UI UX करते हैं, चाहे वो ऐप के लिए हुआ, वेबसाइट के लिए हुआ, वो भी अपने आप को प्रोडक्ट डिज़ाइनर बोलते हैं। और जो हार्डकोर प्रोडक्ट बनाते हैं, जिनको आप फिजिकली छू के महसूस कर सकते हो, वो भी अपने आप को प्रोडक्ट डिज़ाइनर बोलते हैं। तो आखिर कौन है असली प्रोडक्ट डिज़ाइनर? और उसके साथ साथ हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को समझे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। और उसके अलावा अगर मैं IIT दिल्ली या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, जो लोग वहाँ से पास आउट होकर निकलते हैं, उनका सोचने का नज़रिया क्या होता है, वो फीडबैक को कैसे हैंडल करते हैं, क्लाइंट की ब्रीफ को कैसे लेते हैं, ये सब सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस की है इस पॉडकास्ट में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पॉडकास्ट पूरा देखिएगा। और अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है दोस्तों, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो मंश भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि कई लोग जो होते हैं, जो UI UX स्क्रीन पे बना रहे होते हैं, वो भी एट द एंड अपने काम को प्रोडक्ट डिज़ाइन बोलते हैं कि आई एम द प्रोडक्ट डिज़ाइनर। कई लोग हार्डकोर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में होते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन बनाते हैं, जिन प्रोडक्ट को आप छू के महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो भी अपने आप को प्रोडक्ट डिज़ाइनर कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट डिज़ाइनर क्या है? क्योंकि ये जो वर्ड है प्रोडक्ट डिज़ाइनर, इस वर्ड के मीनिंग टाइम के साथ काफ़ी बदले भी हैं। अच्छा। अगर मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन या चलो डिज़ाइन इटसेल्फ के रूट्स देखूं, क्या जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ था, तब डिज़ाइन का काम था कि जो भी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, उसको या तो एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाए कि वो लोगों के डे टू डे लाइफ में यूज़ हो और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको, ख़रीदना, उसको यूज़ करना थोड़ा ब्यूटीफुल लगे एंड प्लेजरेबल एक्सपीरियंस हो। तो ये सब रोल था पहले डिज़ाइन का। बट फिर ऑलमोस्ट 50s या 60s में एक नए मूवमेंट आ रहे थे डिज़ाइंस के। सो ये जर्मन और स्विस लोग ये मूवमेंट के एकदम फ्रंट पे थे। एंड ये लोग डिज़ाइन को एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखने लग गए। अच्छा। सो अब रादर देन डिज़ाइन का फोकस एस्थेटिक्स एंड मेकिंग इट लुक गुड वो हो, अब डिज़ाइन का पर्पस थोड़ा डिफरेंट होने लग गया था। अभी इट वाज मोर अबाउट कि एक ये समझना कि एक इंसान चीज़ों को परसीव कैसे करता है, इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में कैसे लेता है, और उसके बेसिस पे डिज़ाइन करना। सो कुछ रूल्स ऑफ परसेप्शन हैं, वो टेकन इनटू अकाउंट किए गए। सो उसके बाद ऑलमोस्ट 90s में ये प्रोडक्ट डिज़ाइन फील्ड थी, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी थी, एंड तब बिकॉज सॉफ्टवेयर भी इंक्रीज हो रहा था, तो तब ह्यूमन मशीन इंटरफेसेस ये वर्ड यूज़ किया जाता था। अच्छा। तो आज ह्यूमन मशीन इंटरफेसेस UI UX के नाम से जाना जाता है। तो पहले प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स वो थे जो हार्ड प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करते थे, एंड ह्यूमन मशीन इंटरफेस डिज़ाइनर्स सॉफ्टवेयर का इंटरफेस डिज़ाइन करते थे। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, सो जैसे कि अभी मैं रिसेंटली देखूँ तो जैसे कोविड आया था, तो डिजिटल प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन इंक्रीज़ हुई, हम सब उसको ज़्यादा यूज़ करने लग गए, एंड वो एक रिज़ल्ट था जैसे भी हमारे वर्ल्ड में सिचुएशन थी उसका। बट उस टाइम जैसे एक बूम आया था डिजिटल प्रोडक्ट्स का, तो एक रिक्वायरमेंट ऑफ UI UX डिज़ाइनर्स भी इंक्रीज़ हुई। तो बिकॉज हम प्रोडक्ट डिजिटल यूज़ कर रहे हैं, तो इनको डिजिटल प्रोडक्ट डिज़ाइनर कहने लग गए हम लोग, एंड फिर वो प्रोडक्ट डिज़ाइनर होने लग गए। प्रोडक्ट डिज़ाइनर दोनों ही हैं। अच्छा। अपने अपने रिस्पेक्ट में। जैसे कि एक एनिमेटर भी एक प्रोडक्ट ही बना रहा है, चाहे वो एक कोई वीडियो या फिर कोई शॉर्ट फिल्म या कोई मूवी बना रहा है, वो भी एक प्रोडक्ट है। एक ग्राफिक डिज़ाइनर अपने जो उनका जो वर्क का आउटपुट है, वो भी उनका एक प्रोडक्ट है। तो इन द एंड सब कुछ कहीं ना कहीं प्रोडक्ट डिज़ाइन तो है ही। बट आज की डिज़ाइन इंडस्ट्री में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है,
उसमें प्रोडक्ट डिज़ाइन एक UI UX डिज़ाइनर को देखा जाता है, एंड जो हार्ड प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कर रहा है उसको इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कहा जाता है. अच्छा. सो ये डेफिनेशन ऐसे थ्रू आउट टाइम थोड़ा इवॉल्व हुई है, जैसे जैसे डिज़ाइन अपना काइंड ऑफ शेप चेंज कर रहा है थ्रू आउट द ईयर, सो उसके हिसाब से डेफिनेशन भी चेंज हुई है. अच्छा, तो मैं बात करूं कि जैसे मैं अभी ज़्यादातर लोगों को जो देख पा रहा हूँ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन करियर से वो UX डिज़ाइन करियर में मूव हो रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है. तो ये सच में मतलब ये किस हद तक फ़ायदेमंद है, और ये क्या सच में ऐसी अपॉर्चुनिटीज अभी आज की डेट में ज़्यादा हैं? आज की डेट में तो मैं अग्री करूंगा कि हाँ, अपॉर्चुनिटीज जितनी पहले होती थी उससे तो ज़्यादा हैं. अच्छा. बिकॉज एक टाइम था जहाँ पे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज थी. अब ऐसा टाइम है जब डिजिटल प्रोडक्ट में है. हो सकता है फ्यूचर में इसका ऑपोजिट भी हो, वो हम कह नहीं सकते अभी, पर इन दी एंड कुछ भी हो सकता है. तो ये सच है कि हाँ, कुछ इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर्स जा रहे हैं UI UX डिज़ाइन में, एंड वो ठीक भी है, बिकॉज एक तरह से उस फील्ड को एक तो डिज़ाइनर्स की ज़रूरत चाहिए, और अगर उनको ज़्यादा डिज़ाइनर्स मिल रहे हैं अलग अलग फील्ड से, सो ये अच्छा ही है इन अ वे. एंड ऑल्सो बिकॉज डिज़ाइन डिसिप्लिन एक ऐसा डिसिप्लिन है जो काइंड ऑफ रिस्पॉन्ड करता है टू सोसाइटी, या सोसाइटी के नीड्स के टूवर्ड्स. अगर सोसाइटी के नीड्स चेंज हो रहे हैं तो इट मेक सेंस कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर्स उस फील्ड में जा रहे हैं. उसके लिए उनको जो स्किल्स गेन करने हैं वो भी वो आराम से कर सकते हैं, बिकॉज ऑनलाइन इतने सारे रिसोर्सेज हैं. डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आई एम अज्यूमिंग कि उनको ऑलरेडी आते हैं, तो आपके पास सॉफ्टवेयर है, स्किल्स हैं, तो फिर आप जा सकते हो उस इंडस्ट्री में. एंड फ्यूचर में अगर इस इंडस्ट्री में आपको और नहीं रहना है तो आप फिर भी और स्विच भी कर सकते हो. तो मैंने ज़्यादातर डिज़ाइनर्स को देखा नहीं है कि वो एक ही फील्ड पे स्टिक कर रहे हैं. फील्ड स्विचेस काफ़ी कॉमन है डिज़ाइन में, एंड वो काफ़ी एनकरेज्ड भी है, क्योंकि आप ज़्यादा सीखते भी हो, आपको डिज़ाइन की ज़्यादा नॉलेज होती है, और आपको एक डाइवर्स सेट ऑफ इंडस्ट्रीज की भी नॉलेज होती है. सो इवन तो ये शिफ्ट हो रहा है, बट मेरे हिसाब से कोई नेगेटिव शिफ्ट नहीं है. ये बस एक शिफ्ट है, और ये हम बस इसको एक्नॉलेज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में अब हम क्या करें. किसी को UX डिज़ाइनर बनना है, वो कोर्सेज कर सकता है 6 मंथ और डिप्लोमा कर सकता है और आसानी से इसमें करियर स्टार्ट कर सकता है. बट इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में मेरे को आज तक ऐसा कोई कोर्स वगैरह नहीं मिला कि आप करके और अच्छे से इसमें कर सको. तो किस हद तक इंडस्ट्रियल जो डिज़ाइनर है वो इसमें करियर अगर बना रहा है तो किस हद तक जस्टिफाइंग है, क्योंकि वो भी अपना टाइम मनी सब चीज़ें इन्वेस्ट कर रहा है, और फिर वही है कि करने के बाद फिर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती और उतना पैकेजेस नहीं मिलते हैं, तो वो कैसे इसको लेना चाहिए? आई वुड से कि अगर आप किसी भी फील्ड की एजुकेशन परस्यू करने जा रहे हो, तो पहले तो आप उस फील्ड की थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज ले लो. उस फील्ड में फ़ायदे क्या हैं, क्या डाउनफॉल्स हैं, कि पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, एक बार वो देखो और फिर जाके डिसाइड करो. बिकॉज ये डिज़ायरेबल नहीं है कि कोर्स करने के बाद आपको पता चले कि अरे यहाँ पे तो जॉब्स नहीं है, या फिर यहाँ पे तो मैं कुछ मेरी कोई सोर्स ऑफ इनकम के लिए कुछ मुझे दिक्कत हो रही है. वो बाद में पता लगने से बेटर है कि आप थोड़ा पहले अपना स्टडी कर लो और फिर डिसाइड करो कि मुझे इस कोर्स में जाना है. और इवन दो अगर कुछ इंडस्ट्रीज तो सारी टफ होती ही हैं, ठीक है, और किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस करने के लिए वो एक अपहिल बैटल तो होता ही है. तो अगर आप उस टाइप ऑफ स्ट्रगल या फिर उस टाइप ऑफ एफर्ट के लिए प्रिपेयर्ड हो तो मैं बिल्कुल एनकरेज करूँगा कि आप किसी भी टाइप का डिज़ाइन कर सकते हो, चाहे आपको UI UX करना है, इंडस्ट्रियल करना है, कम्युनिकेशन करना है, और कुछ सोशल चेंज के लिए डिज़ाइन करना है, जैसा भी करना है. बट इट्स लाइक आपको पता होना चाहिए कि आप अगर इसमें जा रहे हो तो मुझे इस टाइप के स्ट्रगल्स मिलेंगे, इसमें जा रहे हो तो इस टाइप के स्ट्रगल्स मिलेंगे, और उससे उस फैक्ट से थोड़ा एक ओकेनेस होना चाहिए कि आई एम ओके कि ये मुझे फेस करना पड़ेगा, एंड आई एम प्रिपेयर्ड कि मैं ये फेस करूँगा. सो तब तो आई थिंक कोई भी फील्ड परस्यू करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है. बिकॉज अगर खाली करियर पर्सपेक्टिव से कोई एजुकेशन परस्यू करे तो फिर वर्ल्ड ऐसे फंक्शन नहीं कर सकता बेसिकली, अगर सब लोग सेम ही चीज़ करेंगे. बिकॉज हमको स्पेशलिस्ट्स की भी ज़रूरत चाहिए अलग अलग प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स में या फिर रिसर्च में, किसी में भी. तो वो डाइवर्सिटी ऑफ टैलेंट होना भी इम्पोर्टेंट है. तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि इंडस्ट्री फोर्सेस कह रहे हैं कि आज के डेट में कोई इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है फॉर एग्जांपल, या फिर कोई फील्ड थोड़ा डाउन चल रही है, बट वो कोई इस बात का इंडिकेशन नहीं है कि वो आगे भी डाउन ही होगी.
वो बस इस बात का इंडिकेशन है कि अभी तक जैसा भी हुआ है उसके बाद डाउन है, बट अभी वैसे कुछ चेंजेस आए नहीं हैं जो इसको अप ले जाने के लिए ज़रूरी हो सकता है कि आप वो इंडिविजुअल हो जो वो चेंजेस एक्सप्लोर करे एंड एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए इंडस्ट्री पे भी और लोगों की लाइफ में भी। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं। अच्छा, एक अगर मेजर डिफरेंस की बात करें कि एज एन यूएक्स डिजाइनिंग एंड एज एन इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग, दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं कि ये इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग में ये चीज़ कोर होती है और यूएक्स में ये चीज़ कोर होती है, और अगर आप यूएक्स में जा रहे हो तो इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो, और इंडस्ट्रियल में जा रहे हो तो आप इस चीज़ को ज़्यादा थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हो। आई वुड से कि दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो तो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं, जो चीज़ अनकॉमन है वो है उनका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। एक मेरा डिजिटल डोमेन में हो रहा है और एक फिजिकल डोमेन में हो रहा है, बट अगर हम इन दोनों फील्ड्स के बीच में एक काइंड ऑफ डिवीजन बना भी रहे हैं कि यूआई यूएक्स अलग है और इंडस्ट्रियल अलग है, तो ये एक्चुअली डिवीजन बनाना हम अपने लिए काम इजी कर रहे हैं, बिकॉज अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ या रिक्रूटर हूँ तो मेरे पास एक सर्टेन टास्क होंगे कि मुझे डिजिटल टास्क के लिए इस टाइप का डिज़ाइनर चाहिए, फिजिकल टास्क के लिए इस टाइप का डिज़ाइनर चाहिए। बट इट वुड बी बेटर कि अगर हम कंसिडर करें कि दोनों इन दी एंड डिज़ाइनर्स हैं, एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप किसी और बैकग्राउंड का डिज़ाइनर किसी प्रोजेक्ट पे लाते हो तो वो एक नया पर्सपेक्टिव लाते हैं, एंड वो एक ऐसा पर्सपेक्टिव हो सकता है जो उस फील्ड के डिज़ाइनर्स नहीं ला पाए हैं बिकॉज उनके अपने बायसेस हैं, वो यूज टू हो चुके हैं काइंड ऑफ वर्किंग प्रोसेस से। दोनों की एग्जीक्यूशन अगर डिफरेंट है तो यानी कि दोनों के एग्जीक्यूशन के टूल्स डिफरेंट होंगे। प्रिंसिपल सेम है, टूल्स डिफरेंट है। आई वुड से यही एक काइंड ऑफ कॉमन उनके बीच में फैक्टर है या फिर डिस्टिंक्शन है कि आप इन दी एंड दोनों में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो डिज़ाइन प्रोसेस यूज़ करके, बट एक जगह में आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो जैसे कि फिग्मा या फिर इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप या अडोबी के जो भी सॉफ्टवेयर हैं, और एक जगह में आप हो सकता है सॉलिड वर्क्स या फ्यूजन 360 3D सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो। उनका लर्निंग का वो अलग है, इनका लर्निंग का वो अलग है। सो जो टेक्निक्स एंड टूल्स हैं या फिर जो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट डिप्लॉय करने का जो नॉलेज है वो सब डिफरेंट है, बट प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसे होगा, प्रोडक्ट होगा कैसा, वो उसके प्रिंसिपल्स, फाउंडेशन प्रिंसिपल्स काफ़ी सेम है। अच्छा, तो वंश भाई जितना मैं जानता हूँ कि आप 16 साल की उम्र से आपने डिजाइनिंग स्टार्ट कर दी थी, और डिजाइनिंग के साथ साथ कनेक्शन बिल्ड करना, आपकी एजुकेशन और जॉब भी की आपने, तो आपके पर्सपेक्टिव से क्या बेहतर ऑप्शन है आज की डेट में, इंडस्ट्रियल डिजाइन या यूएक्स डिजाइन? ये मैं कहूँगा कि ये कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा कि इट्स नॉट लाइक कि ये बेटर ऑप्शन है, ये बेटर ऑप्शन है, बट हो सकता है कि एक कैंडिडेट एक डोमेन में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है दैन वो किसी और डोमेन में करे। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और साइज़ के बारे में बात करूँ तो यूआई यूएक्स में देखो आपके पास अभी वो बूम तो है कि यहाँ पे ज़्यादा जॉब्स भी हैं एंड ज़्यादा कंपनीज इन्वेस्ट भी कर रही हैं, एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में उतना नहीं हो रहा है। बट ऐसा भी हो सकता है कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में कहीं कोई ऐसी कंपनी हो जहाँ पे कोई ऐसी वैकेंसी हो जहाँ पे आपके जैसा इंडिविजुअल, आपके टाइप का इंडिविजुअल काफ़ी हेल्पफुल होगा उस टीम के लिए, एंड वो डाउन द लाइन फ्यूचर में आप कोई बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट भी बना सकते हो। तो आई वुड से पोटेंशियल दोनों में इक्वल है उस सेंस में, एंड आपको फिर उसमें ये देखना होगा कि आपको कौन सा इंटरेस्ट ज़्यादा कर रहा है और आप किस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अगर आप कैसे अपने बारे में वो गेज कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए तो फिर आप थोड़ा लोगों से बात करो, डिज़ाइनर्स अगर आपके कोई आसपास हैं उनसे बात करो, या फिर कमेंट्स में आप क्वेश्चंस भी डाल सकते हो, बिल्कुल बाद में उनको एड्रेस भी कर सकते हैं। बट आई वुड से कि उनको खुद एक सेंस हो कि मेरा इंटरेस्ट यहाँ लाई करता है, मैं यहाँ पे ज़्यादा बेटर अप्लाई कर सकता हूँ अपने आप को। क्योंकि अगर ऐसा हो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट बचपन से थोड़ा, मैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड था और मेरे को चीज़ें बनाने में काफ़ी शौक था, तो मैंने वैसे स्किल्स थ्रू आउट द लाइफ अक्वायर करे हैं, इवन अपने बैचलर्स में भी, मास्टर्स में भी, और वो उसी टाइप ऑफ स्किल्स को मैंने हायर फिडेलिटी तक लेकर गया हूँ। तो अगर मैं डायरेक्टली स्विच करूँ जस्ट टू यूआई यूएक्स ज़्यादा पैकेज के लिए तो वो मेरे लिए सेंस नहीं बनाएगा। मुझे पैकेज मिल जाएगा पर मैं अपने काम को उतना एंजॉय नहीं करूँगा जितना मैं अपने इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में करता हूँ। तो इसीलिए मैं इवन द इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का यूआई यूएक्स के कंपैरिजन में हो सकता है यहाँ पे रिक्रूटमेंट कम हो, बट
जिस टाइप का काम मैं करता हूँ, जिस टाइप का काम मैं एंजॉय करता हूँ, उस टाइप का काम मैं ढूंढ लेता हूँ, या फिर मुझे पता होता है कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड वो इसलिए भी है क्योंकि मैं लोगों से टच में हूँ, चाहे मेरा नेटवर्क हो, मेरे कनेक्शंस हों, जो भी हो, तो उसलिए मुझे पता रहता है कि इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है। तो वो एक नॉलेज होना कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, चाहे कोई डोमेन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, वो फिर मैटर नहीं करेगा उतना, अगर आपके कनेक्शंस अच्छे हैं। बिल्कुल। एक क्वेश्चन बहुत ही माइंड में रहता है सबके, डिजाइन डिग्री ज्यादा मैटर करती है या एक अच्छा पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो ये तो डायरेक्ट आंसर है अच्छा। इसका कि पोर्टफोलियो ही मैटर करता है। अच्छा। डिग्री हेल्प करती है, डिग्री मैटर भी करती है, बट जो सिग्निफिकेंस एक पोर्टफोलियो का होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। अच्छा। बिकॉज पोर्टफोलियो एविडेंस है, और एविडेंस को आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मेरे पास 2 कैंडिडेट्स हैं और एक के पास एक बहुत अच्छी डिग्री है एंड एक के पास नहीं है, उसके पास कोई भी डिग्री नहीं है, वो 12th पास आउट है फॉर एग्जांपल, बट इसका पोर्टफोलियो अच्छा है और इसका पोर्टफोलियो उतना अच्छा नहीं है। अगर मुझे इफ आई एम टॉकिंग एज अ पर्सन जिसको काम करवाना है, तो मैं उससे काम करवाऊंगा जिसको काम आता है। तब वो सर्टिफिकेशन उतना वैल्यू नहीं करूंगा मैं जितना उसका एविडेंस ऑफ कि वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो आप उस पर्सपेक्टिव से सोचो कि जिसको कुछ काम करवाना है उसको काम का बंदा ही काम आएगा। डिग्री इज लाइक आपके पास एक सर्टिफिकेशन है कि आप एक इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशंस के थ्रू गए हो, तो यू आर वेल वर्स्ड विद सर्टेन टेक्निक्स या सर्टेन नॉलेज, तो वो एक वेरिफिकेशन होता है कि इतना तो इनको आता है। बट पोर्टफोलियो आपके स्किल्स का रियल एविडेंस है कि ये एक्चुअली में करते, इनको अप्लाई कैसे करते हैं, अपने स्किल्स और नॉलेज को अप्लाई कैसे करते हैं। तो वो एप्लीकेशन पार्ट वो ज़्यादा विजिबल होता है डिग्री में क्योंकि हमें पता नहीं ना कि आपने अपनी डिग्री में कैसा काम किया है। और यूजुअली जो डिज़ाइनर्स जो लोग हायर करते हैं वो खुद भी डिज़ाइनर्स होते हैं या फिर HR टीम के होते हैं। तो HR टीम्स के लिए थोड़ा इजी हो जाता है डिग्री के बेसिस पे कैंडिडेट्स को सेग्रीगेट करना, बट अगर कोई डिज़ाइनर आपको हायर कर रहा है तो पोर्टफोलियो को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना। स्टार्टिंग में जो डिज़ाइनर्स होते हैं फेस करते हैं, कई एक्सपीरियंस डिज़ाइनर भी फेस करते हैं, और मैंने आपके अंदर देखा है क्योंकि आपके साथ मैंने मीटिंग वगैरह की है, काम किया है, डिज़ाइन ब्रीफ समझते कैसे हैं और सोचते कैसे हैं? पहले तो हमें ये समझना होगा कि आई थिंक काफ़ी व्यूअर्स को मालूम नहीं होगा कि डिज़ाइन ब्रीफ होती क्या है। हमें मालूम है क्योंकि हम डिज़ाइनर्स हैं। सो डिज़ाइन ब्रीफ जैसे हम अपने क्लाइंट के साथ इनिशियल डिस्कशन करते हैं तो वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, और अभी इस पॉइंट पे कुछ क्लियर नहीं है। अभी कुछ क्लियर नहीं है कि हमको क्या चाहिए, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बजट क्या होगा, टाइमलाइन क्या होगी, अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो स्टार्टिंग में हम पहले थोड़ी सी क्लैरिटी लाते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, एंड ऐसा टेबल पे सारी चीज़ें रख देते हैं कि ये सब चीज़ें हम सोच रहे हैं बट हमको पता नहीं है कि एक्चुअली में क्या होगा। सो उस पॉइंट पे आप क्लाइंट के साथ हेल्प कर सकते हो उनको फॉर्मलाइज करने के लिए कि उनको ये दिखाओ कि अच्छा ठीक है, आपको आई थिंक अभी क्लियर नहीं है कि ये आपको लगता है कि ये सब हो सकता है, बट किस चीज़ की ज़रूरत है अभी वो क्लियर नहीं है। तो आप उनको उस प्रोसेस के थ्रू ले जा सकते हो कि ये हमारे पास आपकी रिक्वायरमेंट ये है और मुझे इनसे ये पैटर्न दिख रहा है कि आपका ये नीड, ये एक कोर नीड आ रहा है कि इसकी वजह से ये सब ऐसा उसके सब नीड्स हैं। तो आप फर्स्ट मीटिंग में ही थोड़ा क्लाइंट के साथ इनिशियल ब्रीफ सेट कर सकते हो। अच्छा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लाइंट अपना रिसर्च करके आता है और उसके पास बनी बनाई ब्रीफ होती है एंड वो आपको दे देता है एंड वो बोलता है कि रिक्वायरमेंट है। सो ब्रीफ एक बेसिकली आपका एक रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट हो गया, एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि हमें ये अचीव करना है, इनके लिए करना है और इस मीडियम के थ्रू करना है। वो मीडियम वो डिपेंड करता है ब्रीफ पे मेंशन है कि नहीं, वो कितना भी वेग हो सकता है। सो तो हम ब्रीफ के साथ बेसिकली हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं एंड ये हमारा काइंड ऑफ मान लो एक ब्लूप्रिंट होगा कि अगर 6 महीने का प्रोजेक्ट है तो 6 महीने तक मैं कैसे ऑलमोस्ट रफली मैनेज कैसे करूँगा, टाइम कैसे मैनेज करूँगा, रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करूँगा। तो इनिशियल ब्रीफ वो बताती है एंड फिर हमारा कुछ प्रोसेस आता है कि जब हम इनिशियल ब्रीफ के बाद अपनी रिसर्च करते हैं और बाकी कंसिडरेशंस लाते हैं, यूज़र्स की लाते हैं, मार्केट की लाते हैं, कंपेटिटर्स की लाते हैं, तब अब हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। अब हम एक पॉइंट पे आते हैं कि जब हम इस ब्रीफ को रीडिज़ाइन करते हैं तो वो काइंड ऑफ अब मान लो कि प्रोसेस के बीच में होता है कि जब हमने थोड़ा अपना रिसर्च कर लिया है, अब हम इनिशियल ब्रीफ को
उनको उसको अलग वर्ड्स में डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि अब हमारे थोड़े ऑब्जेक्टिव्स चेंज होंगे, क्योंकि अब हमें ज़्यादा नॉलेज है, अब हमको प्रॉब्लम की भी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है, सोल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं उसकी भी बेटर अंडरस्टैंडिंग है, और इस टाइम पे हम ज़्यादा सूटेबल होते हैं कि कुछ चेंजेस इंक्लूड करने हैं या फिर फोरकास्ट करना है कि अच्छा ठीक है एटलीस्ट 10 राउंड ऑफ चेंजेस तो होंगे ही, तो ये आप पहले ही कर लो, फिर उससे आपका डेवलपमेंट प्रोसेस काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ब्रीफ में इसलिए आप बेसिकली गोल सेटिंग है कि हम फिक्स गोल नहीं रख रहे हैं, हम एक काइंड ऑफ फजी गोल रख रहे हैं, एक ब्लर गोल है, क्योंकि अगर हमने स्टार्टिंग में ही फिक्स्ड गोल रख लिया तो आप वो सब अपॉर्चुनिटीज डिनाई कर रहे हो जिसमें आपका प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है, तो आप वो अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे, तो आप थोड़ी सी अपने आप को स्पेस दो कि मैं इतने टाइम में एक्सप्लोर करूंगा, इतने टाइम में कन्वर्ज करूंगा, इतने टाइम में वापस एक्सप्लोर करूंगा, वापस कन्वर्ज करूंगा। सो वो जो एक एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन हो रहा है ना प्रोसेस में इंफॉर्मेशन का, कि जैसे कि मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स पे गया, ये मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, बट इनमें से मुझे एक वेबसाइट मिली जो एक्चुअली में मेरे काम की थी, उस पर मैं कन्वर्ज कर रहा हूँ, फिर उसके बेसिस पे मैंने 10 कॉन्सेप्ट्स बनाए, अब इन 10 में से मुझे 3 फाइनलाइज करने हैं, तो मैं किसी पैरामीटर पे करूंगा, अब उसमें मैं 3 पे कन्वर्ज करूंगा, तो ये डाइवर्ज कन्वर्ज ये होते होते ऐसे वो पूरा प्रोसेस जाता है। अच्छा, क्वेश्चन है जो मेरे को कई बार कमेंट में आया कि फीडबैक कैसे हैंडल करते हो? कई बार फीडबैक आते हैं जो रेलेवेंट होते हैं कि हाँ ठीक है, मैं आपको समझ में आता है कि नहीं ये चीजें तो हैं, कई बार फीडबैक आता है कि वो आपको रेलेवेंट नहीं लगता, ऐसा लगता है कि ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है जो मैं काम कर रहा हूँ, या कई बार ऐसा होता है कि वो फीडबैक ऐसे होता है कि आपकी पूरी ब्रीफ जो वो आगे बता के आए उसको ही चेंज कर देते हैं। हाँ, तो इस सिचुएशन में कैसे स्मार्टली हैंडल करना चाहिए? अगर देखो आई थिंक ये बात उस पर आ गई कि अगर चेंजेस मिलते हैं तो कैसे हैंडल करना है फीडबैक। सो फीडबैक आपका मतलब क्लाइंट्स भी काफ़ी अलग अलग तरह के होते हैं, कि आपको अच्छे क्लाइंट्स भी मिलेंगे, बहुत बुरे क्लाइंट्स भी मिलेंगे, बट उनसे डील कैसे करना है आई थिंक वो ही आर्ट है। तो अगर आपको कोई क्लाइंट के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी है तो वो आपको फीडबैक उस हिसाब से देंगे कि वो समझते हैं कि आप कैसे काम करते हो, तो वो आपके हिसाब का ही फीडबैक देंगे कि आप जो समझ पाओ, और उनको पता है कि आप किस टाइप ऑफ फीडबैक से आप किस टाइप कैसा रिस्पॉन्ड करते हो। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे जिनको उतना आइडिया नहीं है कि डिज़ाइन प्रोसेस कैसे काम करता है, एंड इट्स ओके, ऐसा होता है। तो वो हो सकता है थोड़ा एक्सट्रीम फीडबैक दें कि वो डायरेक्टली बोलते हैं कि इसमें से तो कुछ भी अच्छा नहीं है। ऐसे केसेस में यूजुअली मैंने नोटिस किया है कि जब बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं प्रोजेक्ट में, तो या तो ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली सेट नहीं है स्टार्टिंग में, या फिर ऑब्जेक्टिव्स अगर सेट हों भी तो लोग विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि एंड में हम एक्चुअली में बनाएंगे क्या है, करेंगे क्या है, कैसे करेंगे, एंड हर किसी की बिकॉज अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है, तो वो क्लैश होता है फिर। तो जैसे कि अगर क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे ऐसा चाहिए, और आप बोल रहे हो कि बट मेरी रिसर्च के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, तो वो एक कम्युनिकेशन गैप है। ठीक है, अब मैं उसमें क्लाइंट को ऐसा नहीं बोल सकता कि आप गलत हो। क्लाइंट बस एक ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मेरा डिज़ाइन एज अ डिज़ाइनर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वो इन्फॉर्मेशन उनको उस वे में प्रेजेंट करूँ जिसमें उनको समझ में आए और जिसमें वो समझें। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझना ना समझना वो उनके हाथ में है। तो मैं एज अ डिज़ाइनर उतना ही एफर्ट डाल सकता हूँ उनको समझाने में कि या तो मैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ, एक ऐसे लैंग्वेज में बोलूँ या दिखाऊँ जो उनको समझ में आए, रादर देन उस लैंग्वेज में जो मैं करता आया हूँ। तो अगर आपको क्लाइंट से फीडबैक मिल रहा है तो आप उसको क्रिटिसिज्म के उस पर मत लो। आप उसको बस ऐसे समझो कि अभी भी कुछ गैप्स रहते हैं एड्रेस करने के लिए, जो हमको डिज़ाइन प्रोसेस से ही एड्रेस करने हैं, क्योंकि उनके वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब उनके दिमाग में भी थोड़े कंसर्न्स होते हैं कि मुझे अब इसका रिटर्न मिलेगा क्या नहीं, एंड वो भी अपने पोजीशन पे सही हैं। तो आप उनकी कंसर्न्स को अंडरस्टैंड करो और उस हिसाब से देखो कि उनके एक्चुअली में अंडरलाइन कंसर्न्स क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं। तो ये आपको एक डिज़ाइनरली पर्सपेक्टिव से वो थोड़ा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी वो भी अपनी नीड्स फॉर्मलाइज नहीं कर पाते, तो उनके लिए नीड्स फॉर्मलाइज करना वो भी हमारे उसमें आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो बाकी जो मेन क्वेश्चंस थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, और अगर आपको मन में कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ पूछना चाहते हैं आप कमेंट करिए, या स्पेशली कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप लोग वीडियो चाहते हैं मेरे साथ और वंश के साथ में, आप लोग कमेंट करिए, हम लोग बिल्कुल ट्राई करेंगे। और बस लास्ट में वंश आपका थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम
एंड वेरी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन। मुझे खुद पर्सनली काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आप कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज सब्सक्राइब। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें। बहुत मोटिवेशन मिलती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।